हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। उससे पहले हमने डिस्कस किया था डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट, एंड देन हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द एक्सप्रेशंस ऑफ डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। आज हम शुरू करेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन। सो वेक्टर इंटीग्रेशन बेसिकली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा लाइन इंटीग्रेशन, सेकंड है हमारा सरफेस इंटीग्रेशन एंड थर्ड है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन। हम तीनों पार्ट्स को वन बाय वन लेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइन इंटीग्रेशन के बारे में। सो लाइन इंटीग्रेशन, so line integration of a vector, so line integration of a vector along any curve C is given by integral, इसको ऐसे लिखते हैं। और लाइन इंटीग्रल जो होता है दैट इज ऑब्वियसली वन डायमेंशनल इंटीग्रल। सो लाइन इंटीग्रल C, कोई भी वेक्टर दिया है डॉट दिया, राइट। सो लाइन इंटीग्रेशन किसी वेक्टर का किसी कर्व के अलोंग अगर करेंगे, सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन इंटीग्रल, और ये C डिनोट कर रहा है कर्व को, जिस कर्व के अलोंग हम उस लाइन इंटीग्रल को कर रहे हैं, A डॉट डी आर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कर्व दिया है, लेट्स से हमारे पास ये कोई कर्व है, राइट, C कर्व, राइट, और हमको कोई वेक्टर दिया है A वेक्टर, राइट। सो लाइन इंटीग्रल, इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू। सबसे पहले आई होप सबको पता होगा कि इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है सम ऑफ स्मॉल पार्ट्स, राइट। वी आर समिंग देम, स्मॉल स्मॉल पोर्शन को हमने लिया और उन सबको सम कर दिया, तो वो होता है इंटीग्रेशन, ओके। जब हम A डॉट डी आर करेंगे तो आप देखिए डी आर इस कर्व के अलोंग होगा, दैट विल बी डी आर। सो A डॉट डी आर जो होगा वो होगा A वेक्टर का डी आर वेक्टर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, दैट विल बी A डॉट डी आर। तो उन सब A डॉट डी आर को हम ऐड कर देंगे अलोंग दिस कर्व। डिफरेंट डिफरेंट डी आर के लिए हम क्या करेंगे, लेट से ये एक डी आर था, ये दूसरा डी आर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। इन सब के लिए A अगर ये है, अगर लेट से A कांस्टेंट वेक्टर है, सो A की डायरेक्शन सेम रहने वाली है, राइट। सो इन दैट केस हम सब के लिए क्या फाइंड आउट कर लेंगे, A डॉट डी आर फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम सबके लिए A डॉट डी आर फाइंड आउट कर लेंगे, उन सब A डॉट डी आर, इसके लिए जो A डॉट डी आर आया, इसके लिए जो A डॉट डी आर आया, और इसके लिए जो A डॉट डी आर आया, सबको ऐड कर देंगे तो वो वैल्यू इसके बराबर आएगी, राइट। तो कोई भी कर्व गिवन है, उस कर्व के अलोंग अगर किसी वेक्टर को हम इंटीग्रेट करेंगे, दैट विल बी द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ दैट वेक्टर अलोंग दैट कर्व। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। वी विल टेक सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड लाइन इंटीग्रल इन बेटर वे। ओके, सो एक्सप्रेशंस लिखते हैं। यहाँ पे लेट से हमें कोई कर्व दिया हुआ है, लेट से दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। हमें A से B के अराउंड इस कर्व के थ्रू जाना है, राइट, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट इंटीग्रेट F A to B F डॉट डी आर। लेट से F इज द वेक्टर क्वांटिटी। सो इस केस में A से B F डॉट डी आर क्या शो करेगा, लाइन इंटीग्रेशन। लेट से ये C कर्व है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ F along curve C from A point to point B. Any vector along a curve from point A to point B. This is how we defined it. Okay. Now we will take an example, and this is very very important example. ये example आप लोगों ने 11-12 से पढ़ा हुआ है। Work done by a force. लेट्स से हमारे पास कोई ब्लॉक है, राइट। इस ब्लॉक पे हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ड्यू टू F फोर्स,
और F फोर्स की वजह से सपोज करो इन x डायरेक्शन वी आर गेटिंग सम डिस्प्लेसमेंट r, right, because of that F force. So therefore work done by the force is given by W is equal to F dot R. आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज कॉल्ड वर्क डन, राइट. बट इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, सपोज करो F वेरी कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने एक फोर्स लिया ये वाला, इसमें ये फोर्स ऐसे वेरी कर रहा है. ओके, सो इन दैट केस फोर्स इज द फंक्शन ऑफ R, राइट. सो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन. इन दैट केस वर्क डन इज डिफाइंड एज इंटीग्रल F डॉट dr. ओके, ये आप लोगों को पता है. अब हम यहां से कुछ चीजें कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हम यहां से निकालेंगे, आपको ध्यान से समझना है. और ये चीज जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी पढ़ रहे होंगे वहां पे भी बहुत ज्यादा काम आएगी, स्पेशली जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गाउस थ्योरम वाला पोर्शन होगा. नाउ इफ द फोर्स इज और फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, तो इन दैट केस वर्क डन क्या होगा हमारे पास. इन दैट केस इफ कंजर्वेटिव फील्ड F इज कंजर्वेटिव, इसको हम दूसरा नाम देते हैं और इरोटेशनल. ओके, सो इफ F इज कंजर्वेटिव और इरोटेशनल, जो हमने कर्ल वाले लेक्चर में देखा था, इफ एनी वेक्टर is conservative or irrotational, then curl of that vector is 0, right. This is the condition. As we know, curl of gradient of any scalar function is always 0. So comparing these two equations we can write, then force field can be written as F is equal to gradient of scalar potential. This is a most important conclusion. अब यहां से क्या पता चलेगा, right? Therefore now work done would be, हमें पता है that is F from A to B, में जाने में वर्क डन होगा A to B F, और ये आ जाएगा dr. okay, in place of F we will substitute gradient of phi since F is irrotational. ये कंडीशन तभी वैलिड है जब F क्या है, इरोटेशनल है और कंजर्वेटिव है, एक ही बात है. सो इन दैट केस अगर F इरोटेशनल और कंजर्वेटिव है तो हमेशा ये कंडीशन रहेगी कि F को हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन लिख सकते हैं, जिसको हम स्केलर पोटेंशियल बोलते हैं. उसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आएगा A से B, और ये आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ phi डॉट dr. ओके, नाउ यहां से अगर हम देखें, इसको समझने की कोशिश करें, इस वैल्यू को थोड़ा लिखते हैं. इस वैल्यू को ओपन करें तो A से B ये क्या आएगा, डेल phi ओवर डेल x i कैप प्लस डेल phi ओवर डेल y j कैप प्लस डेल phi ओवर डेल z k कैप. ओके, डॉट dr की वैल्यू हम लिख सकते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A से B डेल phi ओवर डेल x dx प्लस डेल phi ओवर डेल y dy प्लस डेल phi ओवर डेल z dz. okay, now let us say this is work done, and this is the value of F dr A to B under condition that this F is conservative. Now
phi is a scalar function. Let's say phi is the scalar function of x, y, z. Okay, ये कुछ इक्वेशन होगा. In that case, अगर मुझे निकालना है d phi, what will be the d phi? How do we write in partial differential form? Del phi over del x to dx plus del phi over del y into dy plus del phi over del z to dz. Okay, now you see here from this expression d phi can be written as like this. d phi क्या बोलना चाह रहा है? चेंज इन phi. चेंज इन phi कब कब हो सकता है? या फिर x में चेंज हो तो phi में चेंज हो सकता है, y में चेंज हो तो phi में चेंज हो सकता है, z में चेंज हो तो phi में चेंज हो सकता है. तो ये जो पहला टर्म है ये क्या शो कर रहा है कि अगर x में dx चेंज हुआ तो किस रेट से चेंज होगा, राइट? y में dy चेंज हुआ तो किस रेट से चेंज होगा, और z में dz चेंज हुआ तो किस रेट से चेंज होगा. दिस विल बी द नेट चेंज इन phi. इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Therefore work done would be, this implies that work done would be integral, and this entire value is nothing but d phi. Okay, now this is the value of a to b. F dot dr is equal to d phi from a to b. अब phi को हम इंटीग्रेट कर देंगे, d phi को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा a से b तक f डॉट dr इज इक्वल टू. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब phi को इंटीग्रेट d phi को इंटीग्रेट करेंगे तो phi आएगा फ्रॉम a टू b. ओके, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a टू b. दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, एंड दिस विल बी phi b माइनस phi a, राइट? सो phi, वैल्यू ऑफ phi दैट इज x y z और b माइनस phi a. इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं a एंड b. अगर इन दो पॉइंट्स के बीच हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है फॉर अ फोर्स विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव, और फॉर अ वेक्टर विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दिस विल डिपेंड ऑन द पॉइंट्स ओनली, राइट? आप देखो इसमें हमने लाइन इंटीग्रल किया एफ वेक्टर का जो कि कंजर्वेटिव नेचर का है. तो जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो केवल फाइनल पॉइंट यानी कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, और उसके बीच के रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा. ओके, उसके बीच के रास्ते पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा. एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. ओके, सो व्हाट वी विल राइट हियर, इफ a vector field is a conservative field, then likewise f is a conservative field, then this conservative field anyway can be written as gradient of a scalar function. Then the line integral of that vector field, like यहाँ पे फोर्स का लाइन इंटीग्रल हुआ है, so line integral of that vector field will only depend on initial and final points, right? तो वो लाइन इंटीग्रल केवल b और a पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन पाथ फॉलोड, राइट? ना कि उस पाथ पे जो कि a से b तक लेके जाने में है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर f कंजर्वेटिव है तो चाहे आप ये वाला पाथ चूज करो चाहे ये वाला पाथ चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन सेम रहेगा, राइट? आप दूसरा पाथ भी चूज कर सकते हो, ये लेट्स से ये. सो लेट्स से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट्स से ये फर्स्ट पाथ है, ये सेकंड पाथ है और ये थर्ड पाथ है. सो इफ f is conservative, देन जो लाइन इंटीग्रल होगा f डॉट डी आर
वो पहले पाथ से, दूसरे पाथ से और तीसरे पाथ से सेम रहेगा, वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है और अ वेक्टर फील्ड, कोई भी वेक्टर, फोर्स की जगह कोई और वेक्टर आ जाए, वो अगर कंजर्वेटिव है तो इन दो पॉइंट्स के बीच का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा और इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करेगा, राइट? सो इन दैट केस अगर मैं बात करूं, यहां से हम लिख सकते हैं फाइनल एक्सप्रेशन दैट इफ ए, कोई भी वेक्टर फील्ड ए इज कंजर्वेटिव, लेट्स से, अब हम किसी जनरल फील्ड की बात करें, वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल फील्ड के, देन लाइन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज ए डॉट डी आर। ओके, नाउ ए से बी पॉइंट, हमने कोई दो पॉइंट चूज कर लिए, लेट्स से ये ए से बी पॉइंट, ए से बी पॉइंट जाना है हमें, लेट्स से ये पाथ नंबर 1 है, राइट? ए से बी पॉइंट तक का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो सिंपली क्या होगा, जो ए के करस्पॉन्डिंग स्केलर फंक्शन है फाई बी पॉइंट का फाई, मतलब बाद का फाई, जो अपर लिमिट है उसका फाई, माइनस लोअर लिमिट का फाई ए। ओके, आई होप सबके समझ में आ गया होगा। इन दैट केस अगर सपोज करो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, मैं इस रास्ते गया, आई टुक फर्स्ट पाथ फर्स्ट एंड देन आई टुक another path to come back at this point. So A point से अगर मैं B point पे गया और फिर B से A गया second path से, so if we do a closed line integral of A dot dr, so closed line integral of A dot dr क्या होगा? In that case फर्स्ट हमने पाथ चूज किया, फर्स्ट पाथ A से B जाने के लिए, दैट वॉज ए डॉट डी आर, और फिर हमने पाथ चूज किया सेकेंड वाला ए डॉट डी आर, सॉरी, फिर हम बी से ए में आए, लेकिन हमने सेम पाथ चूज नहीं किया, हमने कोई दूसरा पाथ चूज किया। अब चूंकि ए कंजर्वेटिव फील्ड है, इन दैट केस दिस कैन डायरेक्टली बी रिटन एज स्केलर पोटेंशियल फाई बी माइनस स्केलर पोटेंशियल फाई ए, प्लस यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे स्केलर पोटेंशियल ऑफ फाई ए माइनस स्केलर पोटेंशियल ऑफ फाई बी। क्योंकि जो लाइन इंटीग्रल है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए कि क्या पोटेंशियल है और स्केलर फंक्शन क्या है। देखिए फाई ए से फाई कैंसिल, फाई बी से फाई बी कैंसिल, यानी कि फॉर अ कंजर्वेटिव फील्ड the closed line integral of conservative field vector is always 0, right? तो हम क्या लिख सकते हैं, closed line integral a dot dr will always be 0। इसको दूसरी तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, क्लोज लाइन इंटीग्रल मतलब ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया कहीं से और फिर उसी पॉइंट पे आ गया। तो हमें पता है ए डॉट डी आर, चूंकि ए क्या है, कंजर्वेटिव है, तो इट विल बी द डिफरेंस इन द पोटेंशियल, लेकिन सेम पॉइंट से शुरू किया था और सेम पॉइंट पे खत्म हो गया, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो ए डॉट डी आर क्लोज लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं, एक ये वाला कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये वाला कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने जनरल केस में यहाँ पे लिखा है, राइट? कोई भी जनरल केस हो सकता है। ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। द एग्जांपल इज, शो दैट this force F is equal to 2x cube y to the power 4 plus x I cap plus 2x4 y cube plus y j cap is conservative force in nature. Also find out corresponding scalar potential. Okay. So आपको पता है अगर ये कंजर्वेटिव नेचर का होगा, in that case the force should be irrotational, means हमें प्रूव करना है del cross F is equal to
0। आई होप सब कर सकते हैं इसको। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, एंड यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2x क्यूब वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2x4 वाई क्यूब प्लस वाई, और ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये आ जाएगा आई कैप, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी 0, प्लस जे कैप, जे कैप में जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, प्लस के कैप, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 8x क्यूब वाई माइनस 8x क्यूब सॉरी y3 8x क्यूब वाई क्यूब, ये आ जाएगा। तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा डेल क्रॉस f इज इक्वल टू 0। Since del cross f is equal to 0, this simply implies that f is conservative. Okay. Now, अगर f conservative है तो उसके corresponding कोई स्केलर पोटेंशियल होगा, right? So इसके corresponding अगर हमें स्केलर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हमने एक एग्जांपल कंसीडर पहले भी किया था ऐसा ही कि अगर इसके करस्पॉन्डिंग कोई स्केलर पोटेंशियल है तो कैसे फाइंड होगा। एफ हमें गिवन है 2x क्यूब वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स आई कैप प्लस 2x टू द पावर 4 वाई क्यूब प्लस वाई जे कैप प्लस 0 के कैप, राइट। नाउ अगर f कंजर्वेटिव है, हम बार बार इसको कह रहे हैं, तो f कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप, राइट। बिकॉज यही वैल्यू होती है किसकी, ग्रेडियंट फाई की। अब हम बार बार पूरा नहीं ओपन करके दिखाएंगे एक्सप्रेशन को, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो आई कैप का कोफिशिएंट ये है, जे कैप का कोफिशिएंट ये है और के कैप का कोफिशिएंट 0 है। सो हम तीनों को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स, यहाँ से आ जाएगा। ऐसे ही डेल फाई ओवर डेल वाई की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 2x टू द पावर 4 वाई क्यूब प्लस वाई, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है। सो यहाँ से फाई की वैल्यू अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 2x क्यूब वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स डी एक्स। यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रल 2x टू द पावर 4 वाई क्यूब प्लस वाई टू डी वाई, राइट। सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे पहला टर्म x के रिस्पेक्ट में तो 2y टू द पावर 4 x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस दूसरे टर्म को करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, राइट। प्लस यहाँ पे y है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा y कॉमा z, राइट। तो कांस्टेंट हम y और z यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव था x के रिस्पेक्ट में, तो x के अलावा सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आएगी दैट वुड बी द फंक्शन ऑफ x एंड z, बिकॉज यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव था, तो दैट विल बी y कॉमा z। इस तरीके का एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं कर लिया है, आपने वहाँ पे भी सीख लिया होगा, हम यहाँ पे दोबारा रिविजिट कर रहे हैं। अब इसमें से क्या है, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 2 हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज आई हैं फाई की। अब हमें फाई की फाइनल वैल्यू लिखनी है, देयरफॉर स्केलर पोटेंशियल वुड बी, स्केलर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको एक ही बार लिखना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2 है, और ये x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 बाई 2
x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 बाई 2 ये दोनों जगह है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। तो x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 बाई 2 प्लस c। सो दिस इज द स्केलर पोटेंशियल corresponding to f। नाउ अगर आपको चेक करना है कि ये स्केलर पोटेंशियल सही है या नहीं है, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इससे f फाइंड आउट कर लीजिए। नाउ जस्ट फाइंड आउट f, बिकॉज f हमने डिफाइन किया था ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा? ये x आ जाएगा पहला, दूसरा आ जाएगा 4 आगे आ गया तो 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्लस 2x क्यूब बचेगा, y टू द पावर 4 बचेगा, दिस विल बी टाइम्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई। डेल फाई ओवर डेल वाई पहला वाला डिफरेंशिएट 0, दूसरा वाला आ जाएगा y प्लस यहां पे आ जाएगा 4 आगे आएगा तो अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x टू द पावर 4 y क्यूब and this is j cap and del phi over del z is 0 here because there is no z in phi, so हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम चेक करेंगे तो हमें जो क्वेश्चन में फोर्स दिया था वो यही वैल्यू गिवन है, आप चेक कर सकते हो, सेम वैल्यू हमें गिवन है फोर्स। ओके, सो ऐसे हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं दोबारा। ओके, नाउ जो एग्जाम्पल्स हैं लाइन इंटीग्रल के वो डिफरेंट केसेस में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे डिफरेंट केसेस होंगे तो उनमें लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्बिट्री कर्व गिवन है उस केस में हम लाइन इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। सो ये दिया हुआ है अ वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, हमें वेक्टर फील्ड का एक्सप्रेशन दिया है। सो f इज इक्वल टू 8x स्क्वायर yz i कैप प्लस 5z j कैप माइनस 4xy k कैप। आपको फाइंड आउट करना है f डॉट dr फाइंड आउट करना है अलोंग द कर्व, और कर्व दिया है आपको t i कैप प्लस t स्क्वायर j कैप प्लस t 3 k कैप वेयर t गोज फ्रॉम 0 to 1, राइट। तो t की लिमिट बेसिकली 0 to 1 है, ये आपको गिवन है। अब आपको समझना यह है कि आपको कर्व गिवन है, ये आपको कर्व गिवन है और इसके अलोंग आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है। सो ये आ जाएगा f डॉट डी आर अलोंग दिस कर्व, बट बिफोर दैट वी नीड टू पुट द वैल्यूज ऑफ f एंड डी आर, राइट। बट वहां से देखेंगे अगर हम इस कर्व को स्टैंडर्ड कंडीशन से कंपेयर करें, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी t, y की वैल्यू आ जाएगी t स्क्वायर और z की वैल्यू आ जाएगी t क्यूब। ओके, और t की लिमिट जा रही है 0 से 1। तो हमें कर्व गिवन था, वहां से हमने x y z की वैल्यूज निकाल ली। उन x y z की वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह t रखेंगे, y की जगह t स्क्वायर, z की जगह t क्यूब, यहाँ पे रखिए तो ये आ जाएगा 8, x की जगह t स्क्वायर, t टू द पावर 4, y की जगह तो ये आ जाएगा t टू द पावर 7, ओके, t टू द पावर 7 और i कैप प्लस 5z यानी कि 5 t टू द पावर 3 j कैप माइनस 4 xy मतलब t क्यूब k कैप, ओके, डॉट r कैप की वैल्यू हमें दूसरा लिखना है dr। तो dr अगर हमें फाइंड आउट करना है तो dr वुड बी dt i कैप प्लस 2t dt j कैप प्लस टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर dt k कैप। इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे डॉट dr की जगह, तो यह आ जाएगा dt i कैप प्लस 2t dt j कैप प्लस 3t स्क्वायर dt k कैप। ओके, नाउ इसको सॉल्व करना है और t की लिमिट जा रही है 0 से 1 तक, 0 to 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 8t7 i कैप प्लस 5 2 10
t to the power 4, I am so sorry, this should be dt 5 to the 10 t to the power 4 dt minus 12 t3 t2, so that will be t to the power 5 dt 0 to 1. जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे तो ये t टू द पावर 8 अपॉन 8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल, 5 आएगा, t टू द पावर 5 अपॉन 5 तो ये आ जाएगा 2 t टू द पावर 5 माइनस ये t टू द पावर 6 अपॉन 6 आएगा, तो 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 6, 2 t टू द पावर 6 0 टू 1. जस्ट वैल्यूज रख देंगे, जब 1 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 माइनस 2, राइट, और 0 वैल्यू रखने पे सब कुछ 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1. आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हम किसी आर्बिट्री फंक्शन और कर्व के अलोंग जो हमें गिवन है किसी भी वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे. फर्दर जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, तो आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा. नाउ सेकेंड केस इज अलोंग स्ट्रेट लाइन इन 3D स्पेस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए आप मैथमेटिकल फिजिक्स बाय H.K. दास को प्रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालिए कि इससे हमने क्या सीखा है. जब आप एक बार सीख लेंगे तो उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन को हैंडल कर रहे होंगे, आपके पास बहुत सारा एनालिटिकल डेटा होगा माइंड में, जिसको यूज़ करके आप फर्दर उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे. नाउ सेकंड केस हम यहाँ पे लेते हैं जहाँ पे बोला हुआ है कि हमें लाइन इंटीग्रल करना है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन 3D, राइट. सो स्ट्रेट लाइन इन 3D, लेट्स से हमारे पास दो पॉइंट है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, कोई भी दो पॉइंट्स हैं, तो उन दो पॉइंट्स से मिलकर जो लाइन बनेगा 3D में वो बनता है गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. यू ऑल नो दिस, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू t. लेट्स से t. So this is what is the equation of line in 3D space. Okay, so इसके along अगर हमें line integration find out करना है, हमें question given है for a given vector field find out the f dot dr along a straight line from this point to this point. Now this is an important question. हमें find out करना है from one point to other point, हमें f dot dr find out करना है straight line के along. तो ये second type of question है. So f given है हमें x z I cap minus y z k cap, ये हमें given. अभी हमें straight line निकालना है. So अगर हम बात करें f dot dr की बात करें तो f dot dr क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x z I cap माइनस y z k cap, और ये हम लिख सकते हैं dr, क्योंकि r की वैल्यू जो होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो x I cap प्लस y j cap प्लस z k cap, देन dr की वैल्यू क्या हो जाएगी dx I cap प्लस dy j cap प्लस dz k cap. इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो dx I cap dy j cap प्लस dz k cap. ये तो सभी में करना है. इस वैल्यू को अगर डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स जेड डी एक्स माइनस डी वाई वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कोई के कैप वाला कंपोनेंट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है. वाई जेड डी जेड. नाउ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कौन सी है बोला, जो दो इन दो पॉइंट से मिलके पास हो रही है. लेट से हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है -1, 2, 0 और 3, 0, 1. लेट से
this goes from A to B. So A से B, A से, so इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन अभी हमने पढ़ा था, दैट इज x माइनस x1. x1 लेट से हम इसको मान लेते हैं, तो -1 दैट विल बी +1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. सो 3 माइनस -1 दैट इज 3 + 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 0, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 दैट इज 1 माइनस 0. लेट्स से द वैल्यू इज t. ओके, अब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. जब हम इन दोनों वैल्यूज को लेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू t, और यहां से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4t माइनस 1. सिमिलरली यहां से y की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2t, और y की वैल्यू आ जाएगा माइनस 2t प्लस 2, और यहां से z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास t. अगेन तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, z की वैल्यू हमने निकाल ली, dx की वैल्यू हमने नहीं निकाली, तो dx की वैल्यू निकाल लेंगे. तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से 4 dt. ऐसे ही y की वैल्यू हमने निकाल ली, z की वैल्यू हमने निकाल ली, और dz की वैल्यू आ जाएगी यहां से dt. ओके, तो यहां पे हम देयरफॉर f डॉट dr की वैल्यू क्या आ जाएगी? f डॉट dr वुड बी फ्रॉम a पॉइंट टू b पॉइंट xz. तो x की वैल्यू है 4t माइनस 1, z की वैल्यू है t, ये आ जाएगा dt माइनस साइन, y की वैल्यू है माइनस 2t प्लस 2, और z की वैल्यू है t, और ये आ जाएगा dt. अब हमें इंटीग्रेशन लिमिट रखनी है, तो इंटीग्रेशन लिमिट हम इन तीनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t. तो जब t की z की वैल्यू, हम z को चूज करेंगे क्योंकि सबसे इजी यहाँ पे वही दिख रहा है, तो z की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, आप देख सकते हो इस इक्वेशन से. और जब z की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू भी 1 हो जाएगी. b पॉइंट पे z की वैल्यू 1 है. आप चाहे तो आप y के इक्वेशन भी यूज कर सकते. फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर हमें t की वैल्यू निकालनी तो t की वैल्यू होगी y माइनस 2 अपॉन माइनस 2. सो एट a पॉइंट y की वैल्यू है 2, तो एट a y इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन माइनस 2 दैट इज 0. अगेन द सेम थिंग फॉर a वैल्यू t इज 0. नाउ जब हम यहाँ पे b की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 0 y की, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 दैट विल बी माइनस 2 अपॉन माइनस 2. अगेन t की वैल्यू 1 आ जाएगी. तो हम कोई भी एक्सप्रेशन, तीनों में से कोई भी एक्सप्रेशन यूज करें, हमने यहाँ से t का इंटीग्रेशन लिमिट निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 0 से 1 और 0 से 1. इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो दैट विल बी 4t स्क्वायर माइनस t dt 0 to 1 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस 2 आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस t dt 0 to 1. जस्ट अब इंटीग्रेशन करना है, तो दैट विल बी, ओ आई एम सो सॉरी, सो दिस इज dx और dx वुड बी 4 dt. सो दिस इज 4 dt. सो 4 बाहर आ गया, हमारे पास आ जाएगा 4t क्यूब अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1 प्लस 2, ये आ जाएगा t क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1. अब वैल्यूज हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4, 1 वैल्यू रखेंगे तो दैट विल बी 4 बाई 3 माइनस 1 बाई 2. सिमिलरली प्लस 2, दिस विल बी 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2, और 0 लिमिट पे तो सब कुछ 0 होने वाला है. तो ये आ जाएगा 4 6 8 माइनस 3 प्लस 2 6 2 माइनस 3. So that will be 15 upon 6 minus, oh I am sorry, 20 upon 6. 20 upon 6 minus 2 upon 6. So that would be
18/6, that is 3. Okay, so line integral of from point A to B f dot dr इस क्वेश्चन के लिए कितनी वैल्यू आई? 3r. ओके, आई होप सबके समझ में आ गया होगा. दिस वाज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. नाउ वी विल मूव टू अनदर टाइप ऑफ लाइन इंटीग्रेशन एंड दैट इज अलोंग इलिप्स और सर्कल. आप सबको पता है अगर इलिप्स और सर्कल के अलोंग दिया है तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर सर्कल इज सेंटर्ड एट ओरिजिन. सो इन जनरल सर्कल की इक्वेशन लिखी जाती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एच एंड के आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल. ओके फाइन. सो इन दैट केस हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. अगर सर्कल के लॉन्ग है तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. यहां से हम dx की वैल्यू थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, और dy की वैल्यू में हम निकाल सकते हैं आर कॉस थीटा डी थीटा. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, थीटा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, सो वी टेक लिमिट्स ऑफ थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई पे लेंगे, राइट. तो हम ये मान सकते हैं 0 से एंगल बढ़ते हुए कहां तक जाएगा? 2 पाई तक जाएगा, राइट. लेकिन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? हम इस डायरेक्शन में ऐसे चलेंगे, तो लिमिट शुड गो फ्रॉम 2 पाई टू 0. दैट वी हैव टू सी, राइट. So this is called positive sense and this is called negative sense. In different types of question they write in positive manner, in positive sense like this, और ये clockwise direction is negative sense. Similarly in case of ellipse, ellipse का equation आप सभी लोगों को पता है x square upon y a square plus y square upon b square is equal to 1. तो यहां पे हम क्या करेंगे? इन द सिमिलर फैशन वी विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा. दैट वी विल सी. एंड जस्ट यहां पे आप dx निकाल सकते हो, तो dx आ जाएगा माइनस a sin थीटा d थीटा, और यहां से dy आ जाएगा b cos थीटा d थीटा. ओके, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट. लेट्स सी वन एग्जांपल. इफ अ फोर्स फील्ड A is applied to a particle, then work done by the force field in a transversing a particle around a circle C in xy plane with center at origin and radius. Okay, so force field is given by this expression y plus 2x I cap plus 3x plus 2y j cap. ये given है आपको. उसने कहा हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन. कहां पे फाइंड आउट करना है वर्क डन? वर्क डन इन ट्रांसवर्सिंग द पार्टिकल अराउंड अ सर्कल सी. सो ये एक कोई सर्कल है C, इसके अराउंड अगर पार्टिकल ऐसे मूव किया तो हमें फाइंड आउट करना है कितना वर्क डन होगा. ये जस्ट हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो सर्कल है जिसकी रेडियस है 2. तो अगर सर्कल में मैं कोई भी पॉइंट चूज करूं जिसकी रेडियस 2 है और मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो मैं देख सकता हूं अगर ये एंगल थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 cos थीटा और इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा. तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं x, y, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 cos थीटा जो हमने r cos थीटा लिखा था, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 sin थीटा. तो dx यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं माइनस 2 sin थीटा डी थीटा, एंड dy आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज 2 cos थीटा डी थीटा. ओके, आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर देना है अगर वो अराउंड द सर्कल आया और अराउंड द इलिप्स आया. सो इन दैट केस हम देयरफॉर वर्क डन क्या होता है हमें पता है. अगर फोर्स फील्ड दिया है तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है A डॉट डी आर. ओके, और द फोर्स डॉट डी आर, बट यहां पे हमें फोर्स फील्ड को A बोला गया तो हम A डॉट डी आर लिख देंगे अराउंड द सर्कल. सो देयरफॉर जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम, so that will be y plus 2x
आई कैप प्लस 3x प्लस 2y जे कैप, एंड डी आर की वैल्यू अभी हमने लिखी थी, डी आर की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, बट हियर वी कैन सी दैट देयर इज नो डी जेड, बट डी जेड के कैप, but there is no dz component or z component in a vector, so that will effectively will go to 0. so यहाँ पे हम वैल्यूज को डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, c, ये डॉट प्रोडक्ट आएगा y प्लस 2x dx प्लस 3x प्लस 2y dy. जस्ट x और y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आ जाएगा, जब हम x की y की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस, और ये आ जाएगा 2 टू जा 4 कॉस थीटा, और dx की वैल्यू आ जाएगी -2 साइन थीटा डी थीटा, प्लस यहां पे हम वैल्यूज रखेंगे 3, x की वैल्यू है हमारे पास 2 cos थीटा, तो दैट विल बी 6 cos थीटा प्लस 2y, सो दैट विल बी 4 sin थीटा, और आगे है हमारे पास dy, दैट विल बी 2 cos थीटा डी थीटा. ओके, नाउ थीटा की लिमिट वुड गो फ्रॉम 0 टू 2 पाई, क्योंकि पूरा सर्कल बनाना है तो 0 टू 2 पाई, 0 से स्टार्ट होगा, पूरा सर्कल राउंड जाके 2 पाई पे एंड होगा. तो यहां से हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो दैट विल बी -4 साइन स्क्वायर थीटा 0 टू 2 पाई माइनस दिस विल बी 4, और ये आ जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा. ओके, प्लस 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई ये हो जाएगा 12 cos स्क्वायर थीटा प्लस 0 टू 2 पाई, एंड दैट विल बी here again 4, and that will be 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta d theta. Okay, effectively if you see this value will cancel down this value, because एक पॉजिटिव का वैल्यू है और एक नेगेटिव का वैल्यू है. ओके, सो therefore we get -4 0 to 2 pi sin square theta d theta, here that will be d theta, and this is plus 12 0 to 2 pi cos square theta, this is also d theta d theta. ओके, आई होप सबको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी आनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 टू 2 पाई कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 टू 2 पाई कैसे निकालेंगे. आई होप सबको आती होगी. तो हम साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को. साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से. कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे. तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जब इस वैल्यू को लिखेंगे 0 टू 2 पाई, दैट विल बी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा प्लस 12, एंड दैट विल बी सिंपली 0 टू 2 पाई. cos 2 थीटा की वैल्यू के लिए आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे. तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगी 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा. ओके, आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -4. जब आप इंटीग्रेट करेंगे cos 2 थीटा को, यहाँ पे पूरा -4 अपॉन 2, और I'll write 1/2 here only. ये आ जाएगा 1 cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा प्लस साइन थीटा, सो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, राइट, एंड दैट विल बी फ्रॉम 0 टू 2 पाई, दैट विल बी प्लस 12. एंड यहां पे अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, एंड दैट विल बी थीटा, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन आएगा फिर से प्लस साइन थीटा,
सो साइन 2 थीटा अपॉन 2 0 to 2 पाई। सो ये आ जाएगा -4 1/2 और ये आ जाएगा 2 पाई माइनस, और साइन 4 पाई इज 0। जैसे ही थीटा की जगह 2 पाई रखेंगे तो ये बनेगा साइन 4 पाई। साइन 4 पाई मतलब 2 कंप्लीट राउंड्स, राइट। तो साइन 4 पाई इज 0। अगेन 0 पे 0 हो जाएगा। ओ आई एम सो सॉरी, दिस शुड बी थीटा। अगेन 0 पे 0 हो जाएगा और साइन 0 इज अगेन 0, तो एवरीथिंग विल बी 0। सो इट विल बी दिस मच प्लस 1/12 और ये बन जाएगा हमारे पास 1/2। अपर लिमिट 2 पाई रखेंगे प्लस साइन 4 पाई आएगा, क्योंकि थीटा की जगह हमने 2 पाई रखा तो ये 4 पाई आ जाएगा। 4 पाई अगर आएगा सो अगेन साइन 4 पाई इज 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस, और जब 0 वैल्यू रखेंगे तो 0 माइनस 0 वो 0 ही आने वाला है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैं यहां पे कंक्लूड करूंगा कुछ। ये आई हमारे पास वैल्यू पाई, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसकी भी वैल्यू पाई आई है। तो इसको हम लिख देंगे -4 पाई प्लस 12 पाई, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 पाई। बट यहां से सीखने वाली बात क्या है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा है उसकी वैल्यू हमेशा पाई आती है, और 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इसकी वैल्यू भी पाई आती है। ये कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जो बार बार कहीं ना कहीं पे आपके पास आते रहेंगे, और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम इनकी वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर देंगे। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to 2 पाई पाई वैल्यू आएगी। आप इसको दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। बट लिमिट ध्यान रखिएगा और इंटीग्रेंड ध्यान रखिएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, और लिमिट है 0 to 2 पाई, उनकी वैल्यू पाई आएगी। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करते, हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पाई लिखते, यहाँ पे वैल्यू पाई लिखते, और डायरेक्टली हमारा आंसर 8 पाई आ जाता। इतना बड़ा स्टेप करने से हम बच जाते जो हमने ये किया। तो नेक्स्ट टाइम से हम ये नहीं करेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई सर्कल है, इन दैट केस x को r cos थीटा, y को r sin थीटा रख देंगे और सब्स्टिट्यूट करके हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ वन मोर टाइप ऑफ प्रॉब्लम कुड बी देयर, दैट जो कर्व आपको गिवन है, इफ इट इज ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल काइंड ऑफ कर्व, देन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, लेट्स से दिस एग्जांपल। A vector field is given by, so f आपको given है x y I cap plus x square y cube j cap, and we need to find out the line integration of vector f along the curve given as triangle with vertices this in a positive orientation। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था पॉजिटिव मैनर और पॉजिटिव ओरिएंटेशन, राइट। तो इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। तो पॉजिटिव ओरिएंटेशन का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप अपने थंब को ऊपर रखिए और फिंगर्स को देखिए फिंगर किस डायरेक्शन में आपकी मुड़ रही हैं। तो थंब पॉजिटिव डायरेक्शन का ओरिएंटेशन का मतलब है थंब अपवर्ड्स, राइट। एक जनरल रूल है कि अगर आपका थंब अपवर्ड है दैट इज पॉजिटिव ओरिएंटेशन। तो आप अपने फिंगर्स को देखिए किस तरफ कर्ल हो रही है, तो अपना पाथ वैसा होना चाहिए। तो अगर इस पाथ को अगर आप देखेंगे सो दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स से मेक दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एक वर्टिस है 0,0 पे, एक है 1,0 पे, और एक है 1,2 पे। तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस ट्राइंगल के अराउंड हमें फाइंड आउट करना है इस वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन, बट इन पॉजिटिव मैनर। पॉजिटिव मैनर मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस विल बी द डायरेक्शन। हमें ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना है, ऐसे चलना है। So let's say this point is A, this point is B, and this point is C. So therefore, F dot dr would be simply curve के along। हम लिख सकते हैं F dot dr को curve के along। तो हम इसको बांट सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में।
कर्व को अगर कंप्लीटली बनाना है तो पहले हम ए से बी में जाएंगे, बी से सी में जाएंगे और सी से ए में जाएंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव ओरिएंटेशन में बोला है। तो ए से बी में जाना है, दैट विल बी एफ डॉट डी आर, दैट विल बी वन पार्ट, प्लस बी से सी में जाना है, दैट विल बी वन पार्ट, प्लस सी से ए में जाना है, दैट विल बी वन पार्ट। हम इन तीनों पार्ट्स को कैलकुलेट कर लेंगे और इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नाउ मूव टू फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ए टू बी एफ डॉट डी आर। सो एफ डॉट डी आर के लिए क्या होगा, यहां देखिए एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जे कैप, और डी आर की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। दिस इज फ्रॉम ए टू बी। तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई, एंड दैट इज फ्रॉम ए टू बी। नाउ फॉर ए टू बी अगर आप देखोगे तो जो y की वैल्यू है वो 0 है, राइट। y की वैल्यू पूरी लाइन पे 0 रहेगी। आप देखो a से b कहीं पे भी चले जाओ y की वैल्यू 0 रहेगी, तो dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। जब इन वैल्यूज को आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a से b f डॉट डी आर की जो वैल्यू हो जाएगी, y की जगह पे 0 रखेंगे, dy की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे, तो एवरीथिंग विल बी 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने पहला पार्ट निकाल लिया है a से b f डॉट डी आर। अब हम दूसरा पार्ट निकालेंगे b टू c f डॉट डी आर। सेकेंड पार्ट b टू c f डॉट डी आर। सो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल a से b टू c f डॉट डी आर की वैल्यू यही आएगी। तो ये आ जाएगी एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई। ओके, सो अगर हम बी टू सी कैलकुलेट करें, बी टू सी, सो बी टू सी की अगर आप इक्वेशन की बात करें तो इसकी इक्वेशन आपको पता है, इसके हर एक पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी वो 1 होगी इस पूरी इक्वेशन के। सो x इज इक्वल टू 1 है, यानी कि dx की वैल्यू 0 होगी, राइट। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर f डॉट डी आर बी टू सी, जो हमने वैल्यूज रखी हैं उन पे वैल्यूज रख देंगे, तो ये आ जाएगा बी टू सी। dx की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर दैट इज 1, तो 1 स्क्वायर वाई क्यूब और डी वाई। यानी कि अब हमें लिमिट रखनी है, केवल y की लिमिट रखनी है, तो y की लिमिट जाएगी 0 से 2 तक, तो ये आ जाएगा 0 to 2 वाई क्यूब डी वाई। तो y क्यूब करेंगे तो y टू द पावर 4 अपॉन 4, 0 to 2, 2 लिमिट रखेंगे, सो दैट विल बी 2, 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2, राइट। सो हमारे पास दूसरा आ गया। अब हमें निकालना है C2a, राइट। C2a के केस में दैट इज थर्ड पार्ट में अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन AC। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y माइनस वाई जीरो दैट इज 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस 0, और यह आ जाएगा x माइनस x1 दैट इज 0। सो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x। अब y इज इक्वल टू 2x आ गया तो dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2dx। देयरफॉर हमारे पास f डॉट डी आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, f डॉट डी आर की वैल्यू हम यहां पे निकाल चुके हैं एक बार, ये वैल्यू ये है एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई, दैट इज। अब हमें निकालना है C2a। वैल्यूज पुट कर दीजिए, y की जगह 2x रख दीजिए और dy की जगह 2dx रख दीजिए। तो यहाँ पे 2x रखेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा 2x स्क्वायर dx
प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वहीं रहेगा और ये आ जाएगा 8x क्यूब, ओके, y की जगह 2x रखेंगे और dy रखेंगे 2dx। तो अब पूरा इंटीग्रेशन x में कन्वर्ट हो गया है। अब x की लिमिट रख लेंगे, तो x की लिमिट हमें c टू a रखनी है, ध्यान रखना है। तो c में x की वैल्यू है 1 और a में वैल्यू है 0, सो दिस शुड गो फ्रॉम 1 to 0, 1 to 0। देखिए हमें c टू a फाइंड आउट करना है, राइट, क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, a टू b, b टू c, c टू a, राइट। तो x की लिमिट हमने रख दी। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दैट विल बी 2x क्यूब बाई 3, 1 to 0, प्लस दैट वुड बी 16 आउटसाइड एंड दैट वुड बी ax टू द पावर 5, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 6/6, ये कट जाएगा 2 से, 8 टाइम्स 3 टाइम्स। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 माइनस 2/3 प्लस 8/3 और 0 माइनस और जब 1 पुट करेंगे तो 1 टू द पावर 6 अगेन 1 माइनस 1, सो दैट विल बी माइनस 10/3, ओके। देयरफॉर सी एफ डॉट डी आर क्या आएगा, हमने लिखा था a टू b f डॉट डी आर प्लस b टू c f डॉट डी आर प्लस c टू a f डॉट डी आर। तो यहां से हम सारी वैल्यूज रख लेंगे। a टू b f डॉट डी आर की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, b टू c f डॉट डी आर की वैल्यू 2 आई है और c टू a f डॉट डी आर की वैल्यू माइनस 10/3 आई है। तो 0 प्लस 2 माइनस 10/3, सो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 माइनस 10/3, सो दैट इज माइनस 4/3। दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको ये कंसेप्ट, लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन के बारे में।